गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। द चैप्टर नंबर 5 ऑफ हिस्ट्री इज एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, अभी तक इस चैप्टर में हमने पढ़ा अबाउट इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इंडिया में इंडस्ट्री स्टार्ट हो रही थी तो उसके क्या क्या बेसिक चीज़ें थी वो सब हमने इसमें देखी थी। Now we are studying about the topic the peculiarities of industrial growth. तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने देखा था कि इंडिया में जब इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी तो उसमें बेसिक चीज़ें क्या क्या थी, यानी कि व्हाट आर द पिक्यूलरिटीज, व्हाट आर द स्मॉलर थिंग्स जिससे कि इंडिया में इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी। अब नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक, जो कि है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या रोल था इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। तो लेट अस स्टार्ट डिटेल स्टडी ऑफ द टॉपिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। While factory industries grew steadily after the war, large industries formed only a small segment of the economy. Most of them, about 67% in 1991, were located in Bengal and Bombay. Over the rest of the country, small-scale production continued to predominate. Only a small portion of total industrial labor force worked in registered factories, 5% in 1911 and 10% in 1931. The rest worked in small workshop and household units, often located in alleys, balances and invisible to the passer-by. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि वॉर के बाद में फैक्ट्रीज बढ़ने लगी तो जो लार्ज फैक्ट्रीज थी वो थोड़ी कम बढ़ी, यानी लार्ज फैक्ट्रीज इकोनॉमी का एक छोटा हिस्सा ही थी। इनमें से 67% जो थी वो बंगाल और बॉम्बे में थी। बाकी पूरे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कामकाज ज़्यादा चलता था। पूरा जो वर्कफोर्स था उसमें से कुछ ही लोग थे जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में काम करते थे, जो कि 1911 में 5% था, 1931 में बढ़ के 10% हो गया था। यानी रजिस्टर्ड यूनिट्स में काम करने वाले लोग कम थे, वेयर एज बाकी जो लोग थे वो छोटी छोटी दुकानों में, कई घरों में ऐसे काम करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। इन फैक्ट, इन सम इंस्टेंसेस हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एक्चुअली एक्सपांडेड इन द 12th century. This is true even in the case of handloom sector that we have discussed. While cheap machine-made thread wiped out the spinning industry in 19th century, the weavers survived despite problems. In the 12th century, handloom cloth production expanded steadily, almost tripling between 1900 and 1940. अब क्या हुआ स्टूडेंट्स की 12th सेंचुरी में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ था। तो जो चीप मशीन्स थी वो थ्रेड बनाती थी और वीवर्स को थोड़ी प्रॉब्लम के बावजूद भी सर्वाइव कर लेते थे। अब 20th सेंचुरी में हैंडलूम प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, यानी 1900 से 1940 के बीच में वो 3 गुना बढ़ गया। अब ऐसा क्यों हुआ, वो हाउ डिड दिस हैपन, क्यों हुआ ऐसा, तो इसके लिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। This was partially because of technological changes. Handicraft people adopted new technology if that helps them to improve production without excessive pushing up cost. So by the second decade of 20th century, we find weavers using looms with fly shuttles. Fly shuttles क्या होता है, तो यहाँ साइड में लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा न्यू वर्ड्स में। Fly shuttle means it is a mechanical device used for weaving, moved by means of ropes and pulleys. तो रोप्स यानी रस्सियों के द्वारा चलाने वाला एक तरीके का मैकेनिकल डिवाइस था जिसको फ्लाई शटर बोलते हैं। तो ये जो क्यों हुआ ऐसा कि ट्रिपल हो गया इसका हैंडलूम प्रोडक्शन, क्लॉथ प्रोडक्शन, तो उसका रीज़न है कि ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हुआ था। हैंडीक्राफ्ट जो लोग थे उन्होंने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली थी
और ज़्यादातर जो लोग थे वो फ्लाई शटर्स का यूज़ करते थे। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, स्पीडेड अप प्रोडक्शन एंड रिड्यूस्ड लेबर डिमांड। इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लेबर का प्रोडक्शन बढ़ा और डिमांड जो थी वो लेबर की कम हो गई। By 1941, over 35% of handlooms in India were fitted with fly shutters. In region of Travancore, Madras, Mysore, Cochin, Bengal, the proportion was 70 to 80%. 1941 में 35% जो लोग थे वो फ्लाई शटर्स यूज़ करते थे और बाकी जो जगह दी हुई है उन सभी जगहों पे 70 से 80% लोग जो थे वो फ्लाई शटर यूज़ करते थे। There were several other small innovations that helped weavers to improve their productivity and compete with the other mill sector. और भी कुछ जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी और मिल सेक्टर से कंपटीशन वीवर्स कर पाए। Certain groups of weavers were in better position than other to survive the competition with mill industry. Amongst weavers, some produced coarse cloth, while others wore finer variety. The coarser cloth was brought by poor, and its demand fluctuated violently. In times of bad harvest and famine, when rural poor had little to eat, their cash income disappeared. They could possibly buy cloth. अब स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ में बताया है कि कुछ ही लोग थे जो कि अच्छी पोजीशन में थे और मिल इंडस्ट्री से कंपटीशन कर सकते थे। वीवर्स में कुछ जो लोग थे वो अच्छी तरीके का कपड़ा बनाते थे, बाकी लोग जो थे वो बहुत फाइन वैरायटी के कपड़े बनाते थे। जो कोर्स क्लॉथ था उसको गरीब लोग खरीदते थे और उसकी डिमांड जो थी वो चेंज होती रहती थी, फ्लक्चुएट होती रहती थी। जब उनकी मतलब गरीब किसानों की जब फसल बिगड़ जाती थी, बैड हार्वेस्ट होता था या सूखा पड़ जाता था, फेमाइन आ जाता था, तब गरीब किसान हैं तो जो गांव के जो पुअर लोग थे, गरीब लोग थे, उनको खाने को भी बहुत कम बचता था और उनकी इनकम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती थी। तो अब जब पैसा ही नहीं बचेगा तो वो कपड़ा भी नहीं खरीद पाते थे। द डिमांड फॉर द फाइनर वैरायटी ब्रॉट बाय वेल टू डू वॉज मोर स्टेबल. The rich could buy these even when the poor starved. Famines did not affect the sale of Banarasi or Baluchari sarees. अब जो रिच लोग थे वो तो खरीद सकते थे, उनको गरीबों की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं था। जो रिच लोग थे वो आराम से सब चीज़ें खरीदते थे। जब सूखा पड़ जाता था तब सिर्फ गरीब लोगों को इफेक्ट होता था। जो अमीर हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आती थी। जो अमीर लोग थे वो बनारसी साड़ी खरीदते थे या बलूचरी साड़ी खरीदते थे, तो उनकी डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं होता था। Moreover, as you have seen, mills could not intimidate specialized weavers. Sarees with woven border or famous lungis and handkerchief of Madras could not be easily displaced by mill production. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मिल्स थी वो स्पेशलाइज्ड वर्क कर सकती थी। जो साड़ी जिनमें वुवन की बॉर्डर थी या फिर लुंगी जो या फिर मद्रास के हैंकरचीफ, इनको मिल प्रोडक्शन इजीली डिस्प्लेस नहीं कर पाया था। यानी ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें थी जिनको कि लोग हाथों से बनी हुई चीज़ों को ही खरीदना पसंद करते थे, मिल्स की चीज़ें खरीदना नहीं पसंद करते थे। वीवर्स and other people who continued to expand production through the 20th century did not necessarily prosper. They lived hard lives and worked long hours. Very often the entire household, including all the women and children, had to work at various stages of production process, but they did not simply remnants of past time in the age of factories. Their life and labor was integral to the process of industrialization. अब जो वीवर्स थे या जो बाकी लोग थे वो भी अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा आगे बढ़ा रहे थे, मगर फिर भी वो ज़्यादा समृद्ध नहीं हो पाए। उनकी जीवन में कठिनाइयाँ थी उस समय तक भी। और जो हाउस होल्ड थे, मतलब वुमेन और बच्चे, वो प्रोडक्शन की सारी प्रोसेस में मदद करते थे, मगर फिर भी उनको बहुत ही कम पैसा मिलता था और मतलब फैक्ट्रीज़ में बहुत रेयर उनको काम मिलता था। तो उनकी जो लाइफ थी वो और लेबर जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक मेन पार्ट बन गया था।